हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट मैथमेटिक्स सेक्शन लेकर मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं और यहां पर आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित कुछ प्रश्नों पर हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अभी काफ़ी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो चलिए सेशन की मैं शुरुआत करता हूं और आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको मैंने शामिल किया है, जिसमें व्यवहारिक गणित और व्यवहारिक गणित के साथ साथ जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन के अंतर्गत का प्रश्न रखते हैं वो तो शामिल है ही, साथ ही साथ एडवांस्ड मैथ्स के भी पार्ट को आपके परीक्षा अनुरूप जैसे प्रश्न बनते रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने शामिल किया है, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्यामिति के बेसिक व्यवहारिक प्रश्नों को भी मैं शामिल किया है। बीजगणित के भी प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन के भी प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं शामिल हैं। तो क्रमवार एनालिसिस इन सब का करेंगे। आप सभी लोग अभी जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा एक बार आप सभी शेयर कर लीजिए ताकि स्क्रीन पर संख्या कुछ और हो जाए। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न मैं यहां से लूंगा। पहला प्रश्न आप सभी देख रहे हैं, यदि तीन क्रमागत, ध्यान से देखिएगा, यदि तीन लगातार पूर्णांकों का गुणनफल 120 है, मतलब तीन लगातार पूर्णांक हैं और इन सब का गुणनफल कितना है 120, इन तीनों का गुणनफल 120 है, तो इसमें हमसे सवाल यह पूछा गया है कि बताएं कि पूर्णांकों का योगफल कितना होगा। आप इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से भी लगा सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब हुआ अनुमान विधि। कैसे? आप ऐसे तीन लगातार पूर्णांक बताइए। क्रमागत मीन्स होता है क्रम से आने वाला कंसेक्यूटिव। हमें तीन लगातार पूर्णांक बताइए जिसका गुणा करने पर गुणनफल 120 आ जाए। तो आप कहेंगे 4 पंचे 20 छक्का 120। ये देखिए तीन लगातार पूर्णांक है, इसका गुणनफल कितना है 120। मतलब ये तीनों लगातार पूर्णांक कौन से होंगे बताइए? 4, 5 और 6, चूंकि इनका गुणनफल 120 होगा। हमसे पूछा है कि इन पूर्णांकों का योग कितना है, तो 4, 5, 9, 9, 6, 15। हमारा उत्तर जो है 15 आएगा, लेकिन ऑप्शन कवरेज क्षेत्र के बाहर वो टाइपिंग एरर है, आप लोग उसे समझे रहे, यही होगा ना। योगफल 15 आएगा, निश्चिंत रहें। यहां पर आप किसी एक को बना लीजिए 15। चलिए मैं इसको हल करके भी दिखा दे रहा हूं, ये टाइपिंग एरर है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। ये तीन लगातार पूर्णांक हैं, तो हमने माना ये जो क्रमागत पूर्णांक है, तीन लगातार पूर्णांक, ये रिस्पेक्टिवली क्रमशः, अच्छा पहला x-1 माने तो दूसरा x हो जाएगा और तीसरा x+1, यही होगा। x-1 x और x+1, ये तीन लगातार है ना। जैसे बात समझिएगा, x की वैल्यू आप देखिए यही होगा ना, तीन लगातार पूर्णांक x-1 x और x+1, ये तीन लगातार पूर्णांक हैं और इन तीनों का गुणनफल 120 है। कहने का मतलब x-1 गुणा x+1 और गुणा x, इन तीनों का गुणनफल 120 है। इन तीनों का गुणा 120 है, तो एक ब्रैकेट में a-b और दूसरे ब्रैकेट में a+b, ये कितना हो गया a² माइनस b²। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, माइनस b का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, इंटू x बराबर कितना 120। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x का गुणा इधर भी गुणा करना, x का गुणा इधर भी, तो ये हो गया x³ माइनस x। अच्छा एक चीज थोड़ा ध्यान देना, यहां x³ माइनस x बन रहा है, तो आप दाहिने पक्ष में भी x³ माइनस x का पैटर्न बना लीजिए। अच्छा एक चीज हमें बताइए, 120 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं 125 माइनस 5 लिख सकते हैं? बताइए 125 में यदि 5 घटा दें तो 120 आ जाएगा कि नहीं? 125 माइनस 5 कितना हो जाएगा
120। मैंने ऐसा क्यों कर दिया? ताकि एक्स क्यूब माइनस एक्स का पैटर्न वहां भी बन जाए। जैसे देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 125 को मैं लिख सकता हूं 5 का क्यूब माइनस 5। देखिए पैटर्न बन गया कि नहीं? एक्स क्यूब माइनस एक्स है और यहां 5 क्यूब माइनस 5 है, तो दोनों पक्ष का पैटर्न सिमिलर है, इसलिए दोनों पक्ष का कंपेयर करेंगे तो बात समझिएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 5 क्यूब माइनस 5, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 5। तो ये तीनों पूर्णांक पता हो गए कि नहीं? पहला पूर्णांक x माइनस 1 है, तो x का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। और दूसरा कितना है? x, और x का वैल्यू कितना हो गया? 5। और तीसरा है x प्लस 1, तो x का मान 5 है, तो 5 और 1 6। तो ये देखिए तीनों मिल गए। पहला x माइनस 1 है, तो x का मान 5 है, तो 5 माइनस 1 4 हो गया। दूसरा x है, तो x का वैल्यू 5 है, और तीसरा x प्लस 1 है, तो x का वैल्यू 5 रखेंगे, तो 5 1 6। तो देखिए ये तीन लगातार पूर्णांक है और तीनों का योगफल 15 आएगा। एक ऑप्शन बनाना पड़ेगा, कहीं से डाउट नहीं होगी। मैं तो कहूंगा पेपर पेंसिल उठाने की आपको कहीं आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए मैं अगला प्रश्न लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अच्छा, ये तीनों लगातार पूर्णांक आप ऐसा भी मान सकते हैं, एक x माने, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, आप ऐसा भी मान सकते हैं। मैं तो कहूंगा मानने की आवश्यकता नहीं, ये हीट एंड ट्रायल लगा दीजिए, तुरंत उत्तर आ जाएगा। चलिए मैं अगला सवाल ले रहा हूं आज के इस सेशन का, आप इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, तब मैं आपके एक बार कमेंट ले लेता हूं। सब कुछ स्पष्ट चल रहा है, आवाज स्पष्ट मिल रहा है कि नहीं? आप सभी इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, मेरे ख्याल से आप प्रश्न देखते ही इसका उत्तर सटीक कर सकेंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल। अच्छा, सुरजन सिंह जी ने बताया कि समझ नहीं आया। चलिए मैं अभी बता रहा हूं। चलिए अभी काफी लोग जुड़े हैं, मनीष कुमार, अंकित झा, राहुल कुमार जी और उपेंद्र कुमार समोता, दीपक राज जी। हाँ बिल्कुल, अभी ध्यान देना। आप देखिए, आपने कहा एक्स वाई जेड नहीं मान सकते, अन्या तिवारी जी। चलिए मैं बता रहा हूं एक्स वाई जेड क्यों नहीं मान सकते। पिछले प्रश्न के संदर्भ में एक्स वाई जेड क्यों नहीं मान सकते? देखिए, जब तीन लगातार संख्या है, लगातार संख्या की विशेषता यह होती है कि यदि पहला वाला पता हो जाए तो बाकी खुद पता हो जाते हैं। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, मैं आपसे कह दूं कि 5 लगातार संख्याएं हैं जिसमें सबसे छोटी 20 है, तो बाकी क्या होगी? तो आप कहेंगे 5 लगातार संख्या है जिसमें छोटी वाली 20 है, तो 20 के आगे 21, उसके आगे 22, उसके आगे 23, उसके आगे 24। कहने का मतलब यह है कि यदि लगातार संख्या है और एक संख्या आपको पता हो तो बाकी संख्या एक एक जोड़कर निकाला जा सकता है। तो इसलिए लगातार में विजातीय नहीं मानना। जैसे मैं कह दूं 5 लगातार संख्याएं, तो कभी ए बी सी डी और ई नहीं मानना। विजातीय मान लेंगे फंस जाएंगे, कभी उत्तर आएगा ही नहीं। लगातार 3 मानना हो तो या तो ऐसा मानिए x, x प्लस 1 और x प्लस 2, या तो ऐसा मानिए, और नहीं तो x माइनस 1 मानिए पहला वाला। पहला जब x माइनस 1 मानेंगे तो इसके बाद वाला क्या होगा? 1 जोड़ेंगे, तो जब 1 जोड़ेंगे तो ये x हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? x + 1। या तो आपको मानना हो या ऐसा मानिए या ऐसा मानिए। जैसे पहला x - 1 मानेंगे तो दूसरा क्या होगा? क्रमागत है, तो 1 जोड़कर मानेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो x हो जाएगा। फिर उसके बाद वाला क्या होगा? फिर 1 जोड़िए तो x और x + 1 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से मानना, या तो ऐसा मानना या तो ऐसा, ए बी सी या एक्स वाई जेड कभी नहीं मानना। चलिए मैं आपके उत्तर चाहूंगा इस दूसरे सवाल के लिए। चलिए आप लोग बिल्कुल सक्रिय हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप लोग, जी बिल्कुल, अजय पांडे जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल। देखिए इस तरीके से सक्रियता भरी क्लास हो तो कितना अच्छा लगता है। इस तरीके से आपके कमेंट चल रहे हों और आपको जो प्रॉब्लम हो वो भी बताते चलिएगा। हाँ, आप लगातार उत्तर कर रहे हैं कि दूसरे वाले प्रश्न का पहला वाला आंसर होगा, ऑप्शन ए बता रहे हैं। तो चलिए यहां से देखते हैं ये आंसर सही क्यों है। ए और बी विषम अंक है, ए और बी विषम अंक है, तो निम्न में से
ध्यान देना, निम्न में से कौन सा सम होगा। आप जानते हैं यदि ए और बी दो विषम संख्या हो तो सम संख्या का परिणाम क्या होगा। आप जानते हैं दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम होता है। कोई भी दो विषम संख्या ले लीजिए और जोड़ने पर योगफल सम होगा, ये परम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे 3 और 5 दोनों विषम है और 3 और 5 जोड़ दें तो 8 हो जाएगा सम। तो इसका मतलब ध्यान देना, ए और बी ये दोनों विषम हैं तो डेफिनेट इसका योगफल निश्चित तौर पर जो आएगा वो एक क्या होगा, एक सम होगा। बात समझें, जैसे 1 और 5 ये विषम है तो इन दोनों का योगफल जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, सम। तो हमेशा ध्यान देना दो विषम संख्या का योगफल हमेशा सम होता है। तो ए और बी विषम है, डेफिनेट योगफल इनका सम होगा। तो कौन सा सम होगा, योगफल। अच्छा, a प्लस बी प्लस 1 करेंगे तो विषम हो जाएगा, क्यों, a और b जोड़ेंगे तब तो सम आ जाएगा और सम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो ये विषम आ जाएगा। जैसे a का मान 3 रखें, b का मान 5, तो 3 5 8 होगा, लेकिन 1 जोड़ देंगे तो ये 9 आ जाएगा, विषम आ जाएगा। और दो विषम संख्या का गुणनफल हमेशा विषम होगा। जैसे 3 और 5 दो विषम संख्या है तो 3 का गुणा 5 में कर दें तो 15 विषम आएगा। और ए बी प्लस 2 मतलब दो विषम संख्या का गुणनफल विषम होगा, मतलब ए का गुणा बी में गुणा करें तो क्या आएगा, विषम। अब विषम में कोई सम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा विषम ही आएगा। तो मतलब यहां भी विषम आएगा, यहां भी विषम आएगा, यहां भी विषम आएगा, लेकिन ये क्या आएगा, सम। तो बहुत आसान सवाल था। मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट इस सीरीज का आज के क्लास का ले रहा हूं। चलिए आप लोग थोड़ा समझेंगे, यह एक सांकेतिक लैंग्वेज है, ये P स्टार Q है और यहां 8 स्टार 2 है। टाइपिंग एरर है, जहां एरर है मैं आपको बताता चलूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपके इधर कमेंट ले रहा हूं। हाँ बिल्कुल, अभी दीपक राज जी कह रहे हैं थोड़ा लेवल हाई करें। बिल्कुल, आप अभी प्रश्न जुड़े तो रहे। अभी आप देखिए, शुरुआत मैंने अभी किया है आज के सेशन का। मैंने आपको बताया हर लेवल के प्रश्न मिलेंगे। अभी थोड़ा उपस्थिति बनाए रखें, सक्रियता इसी तरीके से दिखाते रहें। हर लेवल के प्रश्न में इंक्लूड करूंगा। लेवल को लेकर परेशान नहीं हुई है, जो आपके बिहार स्टेट का कंप्लीट लेवल है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। देखिए, यदि P स्टार Q का मतलब है P प्लस Q प्लस P बटे Q, मतलब यह एक कोडेड लैंग्वेज है। कोडेड लैंग्वेज का मतलब होता है सांकेतिक रूप में दिया गया है और इसका जो प्रश्न पूछा है इसी संकेत के आधार पर देना है। जैसे रीजनिंग आप पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक, तो कोड में जैसा बतलाया होता है डिकोड वैसे ही करते हैं। तो देखिए, P स्टार Q का मतलब क्या है, P स्टार Q का जो कोड है वो है P प्लस Q प्लस P बटे Q। तो 8 स्टार 2 का वैल्यू क्या होगा, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। तो P स्टार Q का मतलब क्या है, P प्लस Q, तो P का वैल्यू 8 है प्लस Q का वैल्यू 2 और प्लस P बटे Q, और P का वैल्यू 8 है बटे Q का वैल्यू 2। तो कितना हुआ, 8 प्लस 2 और प्लस 4, 8 बटे 2 का मतलब 4, कितना आएगा, 14। हमारा आंसर होगा कितना, C। तो चूंकि देखिए P स्टार Q का मतलब है P प्लस Q और प्लस P बाई Q, तो इसी के आधार पर 8 स्टार 2 का मतलब 8 प्लस 2 प्लस 8 बटे 2। आप सभी के काफी देर से उत्तर आ रहे हैं लगातार। मैं आगे बढ़ा रहा हूं प्रश्न संख्या। आशुतोष कुमार जी, रूबी कुमारी, रुपेश, रामनेत चौहान, अनु पाठक, अजय प्रताप सिंह, प्रियंका कुमारी और साकेत, आप सभी के उत्तर बिल्कुल। शिलू वर्मा, राहुल कुमार जी और रुपेश। अब मैं प्रश्न की संख्या नेक्स्ट ले रहा हूं। देखिए, इसमें 4 से 5 सवाल मैंने शुरुआत के आसान रखे हैं। इसके बाद आपके देखिए पूरे लेवल में टच करूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस जुड़े रहें। आपके परीक्षा पैटर्न के सारे प्रश्न शामिल होंगे। अब देखिए, एक ये आसान प्रश्न है। देखिए प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान देना। प्रश्न है 0.89 और 9 पर बार है। हमें इसको P बाई Q के रूप में रिप्रेजेंट करना है, P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है। पहले तो ये समझ लीजिए, ये मिश्रित आवर्त दशमलव का प्रश्न है जिसको साधारण भिन्न में व्यक्त करना है।
तो मिश्रित आवर्त के प्रश्नों को हल करने के लिए ध्यान देना, मिश्रित आवर्त के प्रश्नों को हल करने के लिए हर में, डिनोमिनेटर में, हर में मतलब नीचे, हर में उतना ही बार 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। हर में उतने ही बार 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। तो 1 अंक पर बार है तो हर में 1 बार 9 लिखेंगे, और जितने अंक पर बार नहीं होता उतना ही शून्य आगे बढ़ा देते हैं। तो 1 अंक पर बार नहीं है, 1 बार शून्य बढ़ा देंगे। और अंश में क्या करते हैं, ये तो हर वाला काम कंप्लीट हो गया। हर में उतना ही बार 9 लिखेंगे जितने अंक पर बार होगा। तो 1 अंक पर बार है तो हर में 1 बार 9 लिख दीजिए, और जितने अंक पर बार नहीं होगा उतना ही 0 आगे बढ़ा देंगे। 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 0 बढ़ा दिया। अंश में क्या करेंगे, जब अंश को हल करिएगा तो पहले इसको पूरा पूर्णांक मान लीजिएगा, मतलब इसको 89 पूरा पूर्णांक मान लीजिए। अब इसमें से घटा दीजिए उस अंक को जिस पर बार नहीं लगा है। किस पर बार नहीं लगा है, 8 पर, तो 8 घटा दीजिए, और 89 में 8 घटाएंगे 81/90 आएगा। ये 9 से कट जाएगा, 9 9 81, 9 10 में 90। उत्तर जो होगा हमारा, देखिए सबसे पहले इसको पूर्णांक लिखेंगे 89, और जिस पर बार नहीं है उसको घटा देंगे। 8 पर बार नहीं है तो 89 में से 8 घटाएंगे 81 आएगा, और ये 90, 9 से कटेगा, 9 9 81, 9 10 में 90, 9/10 ही आएगा। अच्छा एक चीज और समझिए, मेरे ख्याल से ये बार दोनों पर रहा होगा चूंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एक चीज और समझिए, ये बार यदि दोनों पर होता तब उत्तर क्या होता, बात समझिएगा। चूंकि ऑप्शन के अनुरूप यही लग रहा है कि बार दोनों पर है, 0.89 ये बार दोनों पर। अब थोड़ा समझिएगा, यह सरल आवर्त का प्रश्न है। कैसे पता चलता है कि यह सरल आवर्त है या मिश्रित आवर्त? यदि दशमलव के बाद जितने अंक हों पूरे के पूरे अंक पर बार हो तो वो सरल आवर्त होता है। जैसे दशमलव के बाद 2 अंक है, यदि दोनों पर बार हो तो सरल आवर्त होगा। लेकिन दशमलव के तुरंत बाद कुछ पर बार न हो और कुछ पर बार हो तो होता है मिश्रित आवर्त। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर ये है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सरल आवर्त के प्रश्नों को हल करने के लिए हर में उतना ही बार 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। जैसे 2 अंक पर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, 2 बार क्या लिखेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे। और अंश में ठीक वही संख्या रखते हैं जिस अंक पर बार हो। तो यहां 89 पर बार है तो 89/99 होगा। ये हमारा पहला ऑप्शन। लेकिन पहला ऑप्शन तब होगा जब ये बार दोनों पर रहेगा। लेकिन ये जो प्रश्न लिखा है इसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर 9/10 होगा। तो टाइपिंग एरर को थोड़ा समझते चलिएगा, है ना। हाँ, बार दोनों पर होगा तो 89/99 आएगा, और यदि बार केवल 9 पर होगा तो हमारा उत्तर 9/10 आएगा, मीन्स 81/90 आएगा। 9 9 81, 9 10 में 90। शिलू वर्मा, नेत्रवत रेखा कुमारी और पुष्पांजलि कुमारी, अनया तिवारी जी ने डी बताया, सचिन चंद्र। चलिए अच्छा देखिए, स्पष्ट आप लोग समझ लीजिएगा। अच्छा 81/90, अच्छा पहले का आपका 81/90 दिया है, हालांकि मैंने सरल कर दिया था। अब देखिए प्रश्न क्या है, अब आपको देखना पड़ेगा। यदि प्रश्न हमारा यही है जो जैसा लिखा है तब हम ऑप्शन डी लगा लेंगे। मैंने सरल कर दिया था, 9 9 81, 9 10 में 90। यदि प्रश्न हमारा ये है तो ऑप्शन डी लगा दीजिए, और यदि हमारा प्रश्न दोनों पर बार लगा है तब हमारा उत्तर ये हो जाएगा 89/99। आप दोनों स्पष्ट किए रहिए। हालांकि प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा डी उत्तर होगा। मैंने पिछली बार क्या किया था, इसे कट करके सरल कर लिया था, तो सरल नहीं करना, आपको उत्तर क्या लगा लेना है, डी। चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट ले रहा हूं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सरल आवर्त और मिश्रित आवर्त के प्रश्नों को आपने पढ़ा हुआ है। चलिए अब यह एक थ्योरी बेस्ड प्रश्न, एक आसान सा प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। पूछा है निम्न में से किस आकृति का परिमाप दीर्घतम है। परिमाप सेंस पेरीमीटर होता है। परिमाप को और कई नाम से जानते हैं, बस थोड़ा सा वेट करें। परिमाप को और कई नाम से जानते हैं, चलिए मैं बता रहा हूं किस नाम से जानते हैं।
देखिए परिमाप लिखा हो या परिधि लिखा हो या परिमित लिखा हो, परिमित या परिसीमा लिखा हो, इन सब का मतलब परिमाप ही होता है। इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। तो किसका परिमाप दीर्घतम है, बड़ा है? तो 10 सेंटीमीटर पार्श्व वाला चौकोर। तो यदि 10 सेंटीमीटर पार्श्व मीन्स भुजा वाला, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला चौकोर होगा तो इसका परिमाप हो जाएगा कितना? 40 सेंटीमीटर। अच्छा, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर पार्श्व वाला आयत, मतलब आयत की लंबाई 12 है, चौड़ाई 9 है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 12 है और प्लस चौड़ाई 9 है, तो 12 9 21, 21 का गुणा 2 में 42 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। अब वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहां लिखिए 2 पाई का मान 22/7 और इंटू आर, आर मतलब रेडियस, तो रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो यहां से 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर आ गया। और 9 सेंटीमीटर पार्श्व वाला समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है, इसलिए परिमाप 4a हो जाएगा। तो 4 गुणा इसकी भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर, तो 4 9 36। तो बताइए किसका परिमाप दीर्घतम है? 40, 42, 44, 36। तो 44 वाला ये परिमाप क्या है? दीर्घतम है। ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा? सी। चलिए अब मैं सेशन आगे बढ़ा रहा हूं। आप सभी को एक बार फिर से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। काफी स्टूडेंट अभी नए जुड़ रहे हैं। अच्छा दीपक राज, क्वेश्चन इंग्लिश में भी, चलिए बाइलिंगुअल अगले क्लास से कोशिश होगी, फिलहाल इसे देखते रहिए। हाँ, आयत को रेक्टेंगल बोलेंगे। देखिए परिमाप, परिधि, परिसीमा ये सब सेंस कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कि कुछ भी लिखा रहे तो आप आसानी से समझ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अगला प्रश्न संख्या यहां से ले रहे हैं। ज्यामिति का त्रिभुजीय गुण का एक प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं चाहूंगा आप इसके उत्तर करिएगा। चलिए यहां से देखिए प्रश्न आपका कह क्या रहा, बड़े ध्यान से आप सभी इसी तरीके से सक्रियता बनाए रखें। एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण ए और प्लस कोण बी, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी ये 65 है। कितना है? 65 डिग्री। पहली जानकारी हो गया। और एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? एंगल बी और प्लस एंगल सी ये कितना है? 140 है। ये दो जानकारियां दिया है। हमसे पूछा है एंगल बी कितना होगा। वैसे हम सभी जानते हैं किसी ट्रायंगल के, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये चीजें आप सभी जानते हैं। अब हमारे पास ये दो जानकारियां हैं, क्या करें? घटाने पर तो नहीं मिलेगा। यदि हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो जानकारी नहीं मिलेगा। हाँ, यदि जोड़ लें दोनों समीकरण, अच्छा घटाने पे इसलिए नहीं मिलेगा ना, कोण बी तो घटाने पर कट जाएगा, लेकिन एंगल ए माइनस एंगल सी के संदर्भ में जानकारी अधूरी रह जाएगी। आप इसे जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी, बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ना, एंगल ए प्लस एंगल बी में जोड़ेंगे कितना? एंगल बी प्लस एंगल सी, चाहे तो लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल बी, बात वही है। और ये जोड़ेंगे तो 205 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 205। ध्यान देना, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसमें जोड़ेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी, चाहे तो एंगल सी प्लस एंगल बी लिख सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों कर दिया? ताकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का योगफल कितना होता है? 180। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, और ये प्लस कोण बी बराबर कितना? 205। ये इसके स्थान पे हमने 180 लिख दिया प्लस कोण बी, तो कोण बी का वैल्यू कितना हो गया? 205 में से माइनस करेंगे कितना? 180। ये कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। हमारा आंसर पहला हो जाएगा, 25 डिग्री।
तो आसान सा सवाल है, जोड़ने पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए अब मैं और आगे बढ़ रहा हूं, अब यहां से धीरे धीरे लेवल अब मैं बढ़ा रहा हूं। प्रश्न जी आप सभी, श्वेता, आरती कुमार, जितेंद्र, राकेश कुमार, मनिंद्र, अनया तिवारी जी ने भी शिक्षक का पहला, राहुल कुमार जी, श्वेता सिंह, जीतू कुमार और रिदिमा सिंह और लाल मोहन जी, आप सभी का उत्तर पहला ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मैं आगे बढ़ूं चलिए प्रैक्टिस सेशन का, वैसे यहाँ पर मैं पहला सेशन ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की सक्रियता काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इस सवाल को हम सभी देखें। पहले प्रश्न पढ़िएगा। यदि बिंदु ए का निर्देशांक दिया है 7, k है पहले इसी में मिक्स कर दिया। चलिए ध्यान देना, बिंदु ए का निर्देशांक कितना है? यह समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसका आधार BC है के शीर्ष है, जहां पर B के निर्देशांक दिए हैं और C के निर्देशांक दिए हैं, तो K का वैल्यू पूछा है। चलिए पहले बात समझिएगा, ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज क्या है? ABC। यहां A का निर्देशांक क्या है? 7, k है। और B का निर्देशांक कितना है? B का निर्देशांक है 2, 4। ये B का जो निर्देशांक है ये कितना है? 2, 4। और C का जो निर्देशांक है ये 6, 10 है। ये 6, कितना है? 10। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है, इसमें K का वैल्यू बताना। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका आधार BC है। तो जब आधार BC है तो ये किसी के बराबर नहीं होगा। आधार BC है तो इसका मतलब AB बराबर होगा AC के। यहां पर क्या बराबर होगा? AB बराबर AC। क्यों? क्योंकि इसका आधार BC है तो आधार किसी और के बराबर नहीं होगा। समद्विबाहु है, 2 भुजा बराबर है, तो कौन सी भुजा बराबर होगी? AB और AC। अच्छा एक चीज समझिएगा पहले A से B की दूरी निकालिए, मतलब A से B की दूरी क्या है, और A से C की दूरी निकालिए और ये दोनों बराबर दिखा दीजिए। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी A से B की है उतनी ही दूरी A से C की है, क्योंकि समद्विबाहु है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है। अच्छा बात समझिएगा, जैसे मैं A से लेकर B तक के बीच की दूरी निकालूं तो क्या होगा? A से B के बीच की दूरी, तो करड़ी में क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, करड़ी में, अच्छा इसको x1 मानिए, इसको y1 और इसको x2 मानिए और इसको y2। चलिए ध्यान देना, सबसे पहले x1 में से x2 घटाइए, तो x1 का वैल्यू 7 है माइनस x2 का वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर, और प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू k है और माइनस y2, और y2 का वैल्यू कितना है? 4, इसका स्क्वायर। देखिए 7, के निर्देशांक कैसे इंडिकेट करते हैं? ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये 4 जो है y2 है। तो A से लेकर B तक के बीच की दूरी क्या होगी? करड़ी में x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो x1 7 है और x2 2 है, तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो y1 कितना है? k माइनस y2 कितना है? y2 4 है, इसका स्क्वायर। ये A से B की दूरी हो गई। अच्छा A से लेकर C तक की दूरी कैसे निकालेंगे? A से लेकर C तक की दूरी, तो करड़ी में, अच्छा ध्यान देना, ये x1 y1 है, इसको x2 y2 मान लीजिए, तो A से लेकर C तक की दूरी क्या होगी? x1 माइनस x2 का स्क्वायर करड़ी में, तो ये x1 7 है माइनस x2 6 है, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर, और प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना है? k माइनस y2 कितना है? 10, ये स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अच्छा A से B की दूरी और A से C की दूरी बराबर है, मीन्स स्पष्ट है AB बराबर है किसके? AC के। तो चलिए AB का परिणाम ये है, AC का परिणाम ये, तो ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 25। देखिए 7 में 2 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, और प्लस ये k माइनस 4 का स्क्वायर होगा। चलिए मैं वैसे ही लिखे रहता हूं,
कोई डाउट नहीं, बराबर AC। तो AC का कितना होगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और ये K माइनस 10 का स्क्वायर जैसे है वैसे लिखे रहिए। अच्छा, दोनों साइड से करड़ी कट जाएगा जब दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, तो चलिए कितना आएगा 25 और प्लस K माइनस 4 का होल स्क्वायर है, इसे A माइनस B के होल स्क्वायर से ओपन करिए, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B का वैल्यू 4 है तो B का स्क्वायर 16, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 चौके 8K हो जाएगा। अब बराबर 1 है, अब K माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो A माइनस B के होल स्क्वायर से ओपन करिए, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, और माइनस 2AB करेंगे तो माइनस 2 दहा में 20K हो जाएगा। इसी को हल करिए, वैसे K स्क्वायर से K स्क्वायर खत्म। अच्छा बताइए 25 और 16 कितना हो गया, 25 16 41 माइनस 8K हो गया, बराबर 1 और 100 जोड़ेंगे 101, और माइनस कितना हो गया 20K। तो आप ऐसा करिए, K को K के पास कर लीजिए, संख्या को संख्या के पास, तो 41 है 101 इधर आएगा, तो 41 में 101 घटेगा माइनस 61 हो जाएगा, सॉरी माइनस 60 हो जाएगा। कैसे, 41 यहां पहले से है और 101 इधर माइनस होगा, तो 41 में से 101 माइनस होगा तो माइनस 60 हो जाएगा, बराबर वहां माइनस 20 के है, माइनस 8 के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 20 के प्लस 8 के ये हो गया माइनस 12 के। तो इसलिए K बराबर कितना हो गया, ये 12 इधर भाग हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा 60/12, और 60/12 का वैल्यू कितना आएगा 5। तो K का वैल्यू पूछा है और K का वैल्यू कितना आएगा 5। थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन कठिन नहीं है, आसान है, आप सभी के काफी देर से उत्तर आ रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है। चंदन कुमार, रिद्धिमा शर्मा जी, राकेश अनया तिवारी और विनय कुमार चौबे जी, जीतू कुमार, सचिन कुमारी मोनी यादव और बिंटू राजगीर, सोनू कुमार, सबानाज, आरती कुमारी, आरती नाशिया, सभी के सही उत्तर तो आ रहे हैं। देखिए आप लोग समझिएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब AB और AC दो भुजा बराबर होगी, क्योंकि आधार BC है तो ये किसी और के बराबर नहीं होगा। 7, K इसका निर्देशांक है, 2, 4 इसका, 6, 10 इसका। तो A से B की दूरी और A से C की दूरी बराबर होगी समद्विबाहु के अनुसार। तो A से B के बीच की दूरी क्या होगी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र होता है, ये हमने सूत्र लिख दिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। चलिए अच्छा ये ध्यान देना, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। चलिए एक मैंने वृत्त बनाया और इसकी दो जीवाएं हैं AB और CD, E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि, ध्यान देना, एक वृत्त की दो जीवा है AB और CD, ये दोनों एक दूसरे को E पर कट करती हैं। चलिए ध्यान देना, जैसे ये वृत्त की दो जीवा है, एक जीवा है AB और दूसरी जीवा है CD, ये E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं जिसमें A से लेकर E तक की दूरी 2.4 सेंटीमीटर है। A से E तक की दूरी कितनी है 2.4, C से E की दूरी 1.6, ये C से E की दूरी जो है वो 1.6 है। अच्छा DE की लंबाई क्या है, ये तो प्रश्न ही अधूरा है। चलिए मैं देख लेता हूं, इसमें जो प्रश्न दिया गया था मैं एक बार स्पष्ट कर लेता हूं प्रश्न क्या है, क्योंकि पूरी जानकारी इसमें नहीं दिया गया है। चलिए मैं देख लेता हूं। चलिए मैं प्रश्न देख लेता हूं कि प्रश्न मैंने क्या दिया था। हाँ देखिए जानकारी जो छूटा है, A से लेकर E तक 2.4 है और C से E तक 1.6 है, और इसमें B से E तक, B से लेकर E तक की दूरी दिया है 3.2 है, 3.2। तो हमसे D से E तक की लंबाई पूछा है, ये D से E तक की ये डिस्टेंस हमसे पूछा। चलिए ये x मान लेते हैं। अब प्रश्न पूरा है, अब उत्तर दीजिएगा आप।
अब आप सभी उत्तर दीजिएगा। हाँ, एक और का मान नहीं दिया है, वो मान मैंने ले लिया है। ये चूंकि जो प्रश्न दिया गया था उसमें टाइप एरर है, तो कहीं कहीं टाइप एरर है, आप सभी को ध्यान देना। लेकिन जहां ज़्यादा ही कुछ एरर होगा मैं प्रश्न देख लूंगा, चूंकि प्रश्न मैंने जो सेलेक्ट करके दिया था वहीं से मैटर टाइप है। तो चलिए अभी आप सभी लोग ध्यान से देखना। ए से ई तक की दूरी 2.4 है, सी से ई की दूरी 1.6 है, बी से ई की दूरी 3.2 है। ये डी ई की दूरी क्या होगी? इसमें एक चीज और आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा, ये बी से ई तक की दूरी आप कहीं लिख लीजिएगा, ये 3.2 है। चलिए अब हम लोग हल करें। आप जानते हैं वृत्त का प्रमेय होता है, बहुत सिंपल सा प्रमेय होता है। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं किसी बिंदु पर कट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रमेय यह होता है ए ई गुणा बी ई, ये बराबर होगा किसके? सी ई गुणा डी ई। ये वृत्त का प्रमेय है। ये प्रमेय आप कब प्रयोग में लाएंगे? जब किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कट करती हैं। जैसे एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पर कट करती हैं, तो ए ई गुणा बी ई बराबर होगा सी ई गुणा डी ई। अब तो कुछ है ही नहीं, पूरे मान पता है, रख लीजिए। ए से लेकर ई तक कितना है? 2.4, 2.4 ए से ई। अच्छा, बी से ई कितना है? बी से ई है 3.2 बराबर सी से लेकर ई तक 1.6 है, और यही डी ई हमें बताना है। तो 1.6 इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, ये 1.6 इधर भाग हो गया, यही बराबर डी ई हो गया। तो ये कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। तो 24 दूना 48, 4.8 आएगा, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। ये कितना आएगा? 24 दूना 48, 4.8 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला उत्तर हो जाएगा। चलिए मैं आप सभी के एक बार कमेंट देख लेता हूं जी। सलमा सुल्तान, धनंजय कुमार पांडे, दीपक राज, कुमारी मोनी यादव, चांदनी सिंह और पुष्पेंद्र कुमार जायसवाल, श्वेता सिंह, आरती कुमारी, अविनाश जी, आप सभी के उत्तर बिल्कुल करेक्ट हैं। अभिमन्यु कुमार जी पहला ऑप्शन बता रहे हैं। कुलदीप सिंह जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोनू कुमार जी, सत्यप्रकाश तिवारी, दीपक ओझा और सनी कुमार, रोहित कुमार जी, आप जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप यह वृत्त का प्रमेय माइंड में रखिएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। प्रश्न संख्या जो आज के इस क्लास का अगला होगा उसको लेते हैं। देखिए, इस पैटर्न के प्रश्न अपेक्षित हैं कि आपके बिहार एस्टेट में पूछे जाएं, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान देना। यह आपके शेषफल प्रमेय का प्रश्न है, रिमाइंडर थ्योरम के। आप बिहार प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो इस प्रकार के बहुपदी व्यंजक के जो भाग से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए आप सभी इसका उत्तर करिएगा। यदि बहुपद, अब ये डाउट है कि एक्स स्क्वायर नहीं, मेरे ख्याल से एक्स क्यूब होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर। चलिए मैं प्रश्न चेक ही कर लेता हूं। गणित में यही दोष होता है, सारी चीजें पता कब चलती है? जब रिजल्ट आ जाता है तब। हाँ, एक्स क्यूब है, बिल्कुल सही। अब उत्तर आप सभी दीजिएगा। ये जो प्रश्न है, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, इसको x प्लस 2 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? आप शेषफल प्रमेय लगाएं, पहले इस भाजक को 0 के बराबर दिखाएं। मतलब x प्लस 2 बराबर कितना होगा? 0। मतलब जिससे भाग देना है उसको पहले 0 के बराबर दिखाइए। x प्लस 2 से भाग देना, 0 के बराबर दिखाएं तो x बराबर -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2 उधर -2 हो जाएगा, x बराबर -2। आप सभी जानते हैं शेषफल निकालना है तो fx बराबर क्या होगा? 0। अच्छा, ये गुणनखंड के लिए है। चूंकि हमें शेष निकालना है तो शेष कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू -2 आपको रिप्लेस कर देना है। कहां? ये जो फंक्शन दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, व्यंजक जो दिया गया है, क्या दिया है? एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। यहां पर x की वैल्यू -2 रखें तो x का क्यूब है, तो x का क्यूब है, x का वैल्यू -2 रखें, इसका क्यूब -8 गुणा x का स्क्वायर, x का वैल्यू -2 है, इसका स्क्वायर, प्लस 3 गुणा x,
और यक्स का वैल्यू -2 है और माइनस कितना 6। ये हल कर लीजिए, शेष आ जाएगा। अच्छा, -2 का क्यूब हो जाएगा -8, -2 गुणा -2 गुणा -2 कितना आ जाएगा -8। अच्छा ध्यान देना, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 8 में 32, तो -32 हो गया। कैसे? -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का गुणा 8 में 32। अच्छा, 3 का गुणा -2 में गुणा करेंगे -6 और -6 वहां पहले से, तो कितना आएगा? ध्यान देना, यहां से -8 और -32 कितना हो गए? -8 और -32 -40 और ये हो गया माइनस कितने 52। मैं देख लेता हूं एक बार चिन्ह, बहुत टाइपिंग एरर है, क्या कुछ किया जाए? चलिए मैं एक बार देख लेता हूं प्रश्न। ओहो, ये पूरा व्यंजक ही गलत दिया हुआ है। चलिए मैं एक बार व्यंजक सही लिख देता हूं। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है यही पूरा गलत लिखा है, मैं सही लिख देता हूं नीचे। इसमें व्यंजक दिया है x³ माइनस, चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लूं, x³ माइनस 8x³ प्लस x² प्लस 3x और -6, इतना दिया गया है। अब आप लोग हल करके बताइए। टाइपिंग एरर से, दरअसल समय कम था और कम समय में मैटर टाइप करना था, लिहाजा कुछ एरर्स हैं। लेकिन आप सभी देखिए, कठिनाइयाँ हर जगह होती हैं, तो कठिनाइयों से घबराना नहीं है। और मैथ्स में यही चीज़ें होता है कि पता कब चलता है कि प्रश्न गलत है, जब उत्तर आ जाता है। जब हम लोग हल कर लेते हैं तब पता चलता है कि अरे ये तो सब बेकार, प्रश्न ही गलत हो गया, और यही उत्तर आ गया होता तो मैं ऑप्शन लगा के खाली हो गया होता। चलिए एक बार फिर से मेहनत किया जाए। हमें शेषफल बताना है। अच्छा, हमें भाग किससे देना है? x+2 से। पहले इसको बराबर 0 दिखाएं शेषफल प्रमेय के अनुसार, तो x बराबर +2 उधर -2 हो गया। तो चलिए वैल्यू रखिए, x का क्यूब है तो x का वैल्यू -2 है, इसका क्यूब करेंगे। -8 x³ x का वैल्यू -2 है, इसका क्यूब करिए। प्लस x का स्क्वायर है, x का वैल्यू -2 है, आप सभी इसका स्क्वायर करिए। प्लस 3x है तो 3 इंटू x का वैल्यू -2 है, अब माइनस है। चलिए अब आप लोग हल करिएगा। -2 का क्यूब -8 होगा, नो डाउट। अच्छा फिर देखिए, -2 का क्यूब देखिए -2 का क्यूब -8 और -8 का गुणा -8 में गुणा करेंगे तो +64 हो जाएगा। बात समझे? -2 का क्यूब करेंगे तो -8 होगा और -8 का गुणा -8 में गुणा करेंगे +64। अच्छा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, कितना हो जाएगा? और देखिए 3 का गुणा -2 में -6 और -6। अब आप लोग इसको हल कर लीजिए। पहले पॉजिटिव जोड़ लीजिए, तो 64 और 4 जोड़ेंगे 68 हो जाएगा। इसके बाद निगेटिव -8 और -6, -14 और -6 -20 हो गया। ध्यान देना, -6 और -6 -12 हो गया और -12 और -8 -20। 68 में 20 घटाएंगे तो 48 आएगा। अब हमारा ऑप्शन होगा कितना? सी। चलिए आप सभी का मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ और बड़े धैर्य से काम लेना है, हिम्मत से काम लेना है, चूँकि टाइपिंग एरर है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। चलिए, अविनाश जी, राकेश कुमार, प्रियंका कुमारी, राहुल जी, शीलू और प्रभात कुमार। तो चलिए आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। प्रश्न को हल करने का जो सीक्वेंस है ये आप लोग अच्छे से ध्यान देना, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्न में हालांकि टाइपिंग कुछ एरर्स हैं, हमें उन एरर्स से सीख लेकर आगे बढ़ना है। ये तो कहिए जो मैंने प्रश्न दिया था ये मैंने रखा हुआ था, है ना, और शायद वो प्रश्न नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ गलती है, ऑप्शन में कि प्रश्न में। चलिए अब मैं आगे बढ़ूँ। प्रश्न संख्या मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ इस सीरीज का। अच्छा, ये नहीं पूछना इसमें कहाँ गलती है, क्योंकि अब आप लोगों का भी विश्वास बढ़ गया होगा
कि प्रश्न में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट मिला होगा। चलिए देखें, एक आसान सा सवाल आपके सामने है। a बराबर 16 दिया है, b बराबर 5 दिया है। अब यहां से ध्यान देना, हमसे पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे, ध्यान देना पहले मैं इसी को सरल कर लेता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बटे a क्यूब माइनस बी क्यूब। आप सभी को a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र पता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये किसका कॉन्सेप्ट है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अच्छा आप देखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कट गया तो आ गया 1 बटे a माइनस बी। और आपको पता है 1 बटे a का वैल्यू 16 है और माइनस b का वैल्यू 5 है, तो 1 बटे 11 आएगा। चलिए अब फिर से आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर क्या होगा। अच्छा वाइटनेस कुछ कम किया जाए। चलिए देख रहे हैं 1 बटे 11 ऑप्शन में दिया गया है। अब मुझे एक बार फिर से प्रश्न पर आना पड़ रहा है कि कहां पे एरर्स है। चलिए ऑप्शन 1 बटे 19, 1 बटे 11, 121 बटे 3971 और 17 बटे 191 है। तो यहां पर 1 बटे 19 2 बार दिया है, तो एक बार 1 बटे 11 था, ये बी ऑप्शन में है ना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी। चलिए वैसे टाइपिस्ट का भी गलती नहीं है, दरअसल कम समय में टाइप करना होता है और दिन भर वर्क होता है तो टाइपिंग कुछ एरर्स हो जाती है, लेकिन आप सभी को समझना है ना। और कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे हैं, बढ़िया त्वरित उत्तर भी दे रहे हैं। आप लोग अपने सॉल्यूशन पर विश्वास करिए, अपने उत्तर पर विश्वास करिए और जो आपका उत्तर है कमेंट बॉक्स में डालिए, ऑप्शन मत खोजिए, है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं। अच्छा फिर तो नहीं सोच रहे हैं कि अगले प्रश्न में कहाँ गलती है। चलिए भविष्य किसको पता है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं आज के इस सीरीज का। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x का मान पूछा है, द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को हल किया जाए और इसमें पूछा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग हल करते हैं तो दो परिणाम मिलते हैं। अब आपके उत्तर आ जाने चाहिए। 24 का गुणनखंड करिए 5 आए, कितना आएगा? 8 तिरिक 24, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 3x करिए ताकि माइनस 8x और प्लस 3x माइनस 5x के बराबर हो। माइनस 24 है बराबर कितना? देखिए 24 का गुणनखंड करना है, योग या अंतर 5 है, 8 तिरिक 24 होगा तो माइनस 8x और प्लस 3x करिए ताकि माइनस 8x और प्लस 3x माइनस 5x के बराबर हो। चलिए इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अच्छा इन दोनों में x कॉमन करेंगे तो ये हो गया x माइनस 8 और इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है और 3 कॉमन करेंगे तो यहां से x माइनस 3 अट्ठे 24 ये होगा। एक ब्रैकेट में x माइनस 8 और दूसरे में x प्लस 3 होगा क्योंकि x माइनस 8 दोनों में कॉमन है और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 ये बराबर किसके है? 0 के। यही है ना। अब आपको ध्यान देना, यह इन दोनों का गुणनफल बराबर 0 है तो बारी बारी से हमें दोनों को 0 के बराबर दिखाना होगा। x माइनस 8 बराबर भी 0, x प्लस 3 बराबर भी 0। चलिए हल करते हैं। यदि x माइनस 8 को बराबर 0 दिखाएं तो x बराबर आएगा 8 और यदि x प्लस 3 को बराबर 0 दिखाएंगे तो प्लस 3 वहां माइनस हो जाएगा तो x बराबर माइनस 3। तो x के दो वैल्यू पॉसिबल हैं, 8 माइनस 3 पहला ऑप्शन होगा, पॉजिटिव 8 और नेगेटिव 3 हमारा पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं प्रश्न क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं, आप सभी इसी तरीके से सक्रियता बनाए रखें। लगातार आप सभी के उत्तर आ रहे हैं। ए आप लोग बता रहे हैं उत्तम पीयूष कुमार जी और माधुरी वर्मा, अविनाश कुमार, पवन शर्मा, संजीव कुमार जी और पलंक एस लिखा हुआ है यदि मैं सही पढ़ रहा हूं। अभिमन्यु कुमार, अंजू कुमारी, उत्तम कुमार और रंजीत कुमार जी, पवन शर्मा और अरसला खान, रामने चौहान। चलिए आप सभी के उत्तर बिल्कुल। अच्छा डार्क करें।
चलिए मैं थोड़ा डार्क करवा रहा हूं, शाइनिंग ज्यादा है। चलिए मैं थोड़ा डार्क करवा रहा हूं। चलिए बस, अच्छा बताइए अभी सही चल रहा है कि नहीं? दीपक राज, अच्छा अब बताइए अब सही चल रहा है कि नहीं? चलिए मैंने काफी देर से कमेंट नहीं लिया था। चलिए अब सभी ध्यान देना। तो यहां पर आप देखें बहुत ही आसान सवाल है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या इस सीरीज का जो मैं अगला ले रहा हूं, चलिए आपने कहा इस शार्ट भी बताएं, तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो तो बहुत आसान फैक्टर था, उसमें क्या बताएं। यहां पर देख लीजिएगा इसका शार्ट मेथड भी होगा। पहले देखिए, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है और 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो प्रेजेंट में उम्र क्या है? अच्छा बताइए, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। अनुपात हमेशा संबंध बता, पहले दोनों मेथड देखिए, पहले मैं डिटेल बता देता हूं फिर शार्ट बताता हूं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात 5:7 है। इसका मतलब यह है कि ए की आयु 5 होगी तो बी की कितनी होगी? 7। तो हमने मान लिया इनकी आयु क्रमशः कितना है? 5x और 7x है। चूंकि ये केवल संबंध मात्र है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट कब आएगा? इसके साथ x लगा दीजिए। ए की आयु 5x और बी की आयु 7x। अब प्रश्न कह रहा है 18 साल पहले इनकी उम्र 8 और 13 के रेशियो में थी। अच्छा बताइए, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, चाहे a अनुपात b लिखिए चाहे a बटे b। तो 18 देखिए, 18 साल पहले इनके उम्र का अनुपात 8:13 था, तो 18 साल पहले a की उम्र कितनी हो जाएगी? 5x माइनस 18, 5x माइनस 18। और 18 साल पहले b की उम्र कितनी हो जाएगी? 7x माइनस 18। तो 18 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात कितना था? 8:13। इतना बात समझ है कि नहीं? देखिए, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। तो 18 साल पहले जो a की उम्र थी और 18 साल पहले जो b की उम्र थी, इनके उम्र का रेशियो 8:13 का था। तो 18 साल पहले a की उम्र क्या होगी? तो वर्तमान में a 5x साल का है, तो 18 साल पहले 5x माइनस 18 होगा। वर्तमान में b 7x वर्ष का है, तो 18 साल पहले 7x माइनस 18 का होगा। ये बराबर 8:13। आप इसको हल कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 13 पंचे 65x और माइनस कितना आएगा? 18 तिरिक 54, 4 करीब 5, 18 एका 18 5 23। ये हो गया बराबर 8 का गुणा इधर हर में गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56x माइनस 18 अट्ठे 144। अब यक्स को यक्स के तरफ कर लीजिए, संख्या को संख्या के तरफ। तो 65x है, 56x इधर माइनस होगा तो 9x बचेगा, बराबर माइनस 234 उधर प्लस हो जाएगा, तो माइनस 144 पहले से है और प्लस 234 हो जाएगा। कितना आएगा? घटाइए, 4 में से 4 गए 0, 13 में से 4 गए 9, यही आएगा 90। तो यक्स बराबर 10 आ गया। यक्स बराबर कितना? 10। हमसे पूछा है कि उनकी उम्र है क्रमशः कितनी? तो ए की उम्र 5x है और बी की उम्र 7x है। तो यक्स का वैल्यू 10 रखेंगे तो 5 का गुणा 10 में ये 50 आ जाएगा, और बी की उम्र 7x है तो यक्स बराबर 10 रखेंगे तो 7 10 में 70। तो 50 और 70 हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन इसी प्रश्न को थोड़ा और जल्दी हल करना हो, हालांकि ये भी सही है, ये हमारा कॉन्सेप्चुअल मेथड है। और एक ट्रिक मेथड देखें, देखिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं एक तरीका और आपको बता दे रहा हूं, ध्यान देना। ए और बी दो व्यक्ति हैं, वर्तमान में इनके उम्र का अनुपात कितना है? 5:7। और 18 वर्ष पहले, ध्यान सुनिएगा, 18 साल पहले इनके उम्र का अनुपात कितना था? 8:13। देखिए हल कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तिरछा गुणा का अंतर देखिए, तिरछा गुणा करिए, 13 पंचे 65, ध्यान देना अंतर देखना है, 13 पंचे 65
और 8 सत्ते 56, ये डिफरेंस देखिए। और इसको बराबर दिखाइए किसके, पहले ध्यान सुनिएगा, पहले तिरछा गुणा का अंतर देखिए, 5 का गुणा 13 में 65, 8 का गुणा 7 में 56, अंतर ये बराबर होगा किसके। अब नीचे वाले का डिफरेंस देखिए, नीचे ये जो 8 और 13 है, तो डिफरेंस का अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो 8 और 13 का डिफरेंस कितना होगा, 13 माइनस 8। अब इसमें गुणा करें, जो नीचे वाला पार्ट है इसके अंतर में गुणा करें किससे, वर्तमान और 18 साल पहले में जितने का अंतर होगा। तो बताइए वर्तमान और 18 साल पहले में कितने का अंतर होगा, भाई 18 ही साल का होगा। तो बताइए 65 में 56 घटाएंगे 9 आ जाएगा, बराबर 13 में से 8 घटाएंगे 5, और 5 का गुणा 18 में 90, तो 9 बराबर 90 है, तो 1 बराबर 10 आ गया। भाई 9 बराबर 90 है तो 1 बराबर 10 हो गया। तो ए की देखिए, ए की प्रेजेंट में 5 है और बी की प्रेजेंट में कितनी उम्र है, 7। तो बताइए ए का कितना है, ए का प्रेजेंट में 5 है, तो 1 बराबर 10 है, तो 5 बराबर कितना हो गया, 5 10 में 50 साल। और बी का प्रेजेंट में कितना है, बी का प्रेजेंट में 7 है, तो 1 बराबर 10 के, तो 7 बराबर किसके, 70 के। लेकिन इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाना होता है। जब ये चीजें उम्र संबंध में, जब ये चीजें मैं जितने पैटर्न है पूरे बताता हूं तो ये चीज आसान लगता है, लेकिन हो सकता है पहले वाले सवाल में आपको कंफ्यूजन ना हो, तो दूसरे टाइप मैं 2 प्रश्न आपको और दिखा दे रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में उसका उत्तर आपको दूंगा। आप चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट बनाइए, चूंकि मेरा नेक्स्ट क्लास लगा हुआ है 1 बजे से, तो मैं चाहूंगा आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सवाल के उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट बना लिए हैं, चलिए हो गया होगा। मैं एक और प्रश्न आपको शो कर रहा हूं, चलिए एक और प्रश्न मैं शो कर रहा हूं, चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। समय कम है, अच्छा समय कम है, अच्छा मेरे पास समय नहीं, मेरे पास तो अभी बहुत है क्लास का, चूंकि मेरा अगला क्लास लगा हुआ है, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा। अगला क्लास आपका संविधान के लिए होगा, शिखा मैम क्लास करेंगी। तो चलिए मैं अपनी क्लास यहीं पर रोकता हूं, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले क्लास में इसको हल कराते हुए फिर मैं आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट के प्रश्न लूंगा। चलिए आप सभी को आपकी सक्रियता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।